हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेस बुलंदशहर में। कैसे आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। चलिए आज की क्लास में शुरू करते हैं। आज की क्लास के हम शुरू करेंगे भारत पर मोहम्मद बिन कासिम का अभियान। यानी जब अरब असफल हो चुके थे, जब दूसरा आक्रमण उनका सफल हो चुका था 644 ईडी में, लेकिन वो भारत के अधिकतर क्षेत्र को अपने कब्जे में नहीं ले पाए, इस्लाम का यहाँ पर विस्तार नहीं कर पाए। मैंने फिर आपको कहानी बताई थी कि कैसे एक श्रीलंका से एक जहाज़ भर करके जाता है जिसमें पितृहीन कुछ स्त्रियां होती हैं, कुछ लड़कियां होती हैं, जो श्रीलंका के शासक के द्वारा अरब के उस समय हज्जाज, ठीक है, अरब का एक, ठीक है, गवर्नर था जिसका नाम था हज्जाज, और दमिश्क के खलीफा जिसका नाम था, ठीक है, वजीद, दोनों को भेजा जाता है। उसी समय ये जहाज़ जो पितृहीन स्त्रियों के द्वारा पितृहीन स्त्रियों से भरा हुआ होता है, और यहाँ पर कुछ सामग्री ऐसी होती हैं जो उसके लिए उपहार स्वरूप भेजी जाती हैं श्रीलंका के शासक के द्वारा, हज्जाज को भेजी जाती हैं, वजीद को भेजी जाती हैं। तब इस जहाज़ को लूट लिया जाता है सिंध देवल के बंदरगाह पे, जो सिंध में पड़ता था, वर्तमान पाकिस्तान में। इसी सामग्री को, लूटी हुई सामग्री को हज्जाज के द्वारा वापस मांगा जाता है। सिंध का शासक दाहिर देने से मना कर देता है कि नहीं, वो जो लूटने वाली जनजातियाँ थी वो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हैं। तो उसके बाद अरब का शासक यह आदेश देता है कि जाइए और मेरे लूटे हुए माल को वापस लेकर के आइए। तो ये नेतृत्व भेजता है, जैसे कि 711 में उबैदुल्ला के नेतृत्व में सेना आती है, लेकिन पराजित होता है, मारा जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर समुद्री मार्ग से 711 में ही एक अभियान और भेजा जाता है बुंदेल के नेतृत्व में, ठीक है, लेकिन ये भी पराजित होता है, मारा जाता है। उसके बाद जब हज्जाज परेशान हो जाता है कि मैं क्या करूं, तब अपने भतीजे और अपने दामाद, जिसका नाम होता है मीर कासिम को भेजता है। चलिए आइए जानते हैं मीर कासिम के बारे में। ठीक है, शुरू करें बिना किसी देरी के। चलिए, मीर कासिम, ये है मीर कासिम, आप देख सकते हैं इमेज में, ये मीर कासिम है। ठीक है, इसका नाम मोहम्मद बिन कासिम या इसे मीर कासिम कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो मीर कासिम 70 वर्ष की आयु थी जिस समय भारत पर आक्रमण करने के लिए आया। ठीक है, तो इसकी आयु मात्र 17 वर्ष थी। ठीक है, तो 17 वर्ष की उम्र में 17 वर्ष की आयु में भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, 17 वर्ष की आयु में भारत पर इसने आक्रमण किया था। ठीक है, यह हज्जाज का दामाद एवं भतीजा था। ठीक है, इसको याद रखना, भतीजा, दामाद एवं भतीजा था ये हज्जाज का। ठीक है, यह 712 एडी में भारत आया। आ तो गया था पहले ही, लेकिन ये 711 में आ गया था, लेकिन यहाँ की स्थिति परिस्थितियों के बारे में जान रहा था कि क्या है क्या नहीं है। तो 712 एडी में, कितने में? 712। तो यह 712 एडी में भारत आया। 712 एडी में भारत आया। यह 712 एडी में भारत आया तो ये किस क्षेत्र से आया था? तो ये आया था मकरान क्षेत्र से। कहाँ से आया था? मकरान क्षेत्र से। तो यह मकरान तट से होता हुआ सिंध पहुंचा। ठीक है, सिंध पहुंचा जहां का शासक दाहिर था, क्योंकि इसको दाहिर से ही युद्ध करना था, दाहिर पर ही आक्रमण करना था, सिंध पर ही से आक्रमण करना था। तो सिंध ही इसका मेन मकसद था, क्योंकि सिंध के शासक दाहिर के शासनकाल में जहाज़ लूटा गया था उस समय।
तो इसलिए इसको केवल सिंध के शासक पर ही आक्रमण करने के लिए बात की गई थी। ठीक है, याद रखना। सिंध का शासक इस समय दाहिर था, याद रखना इसको। ठीक है, ये पॉइंट है क्योंकि इसी को समझा जाता है। तो जिस समय इसने यानी मीर कासिम ने, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया, यानी सिंध पर आक्रमण किया, उस समय सिंध का शासक दाहिर था। ठीक है, दाहिर था। ठीक है, दाहिर था, जो चाँच का भतीजा था, याद रखना। चंद्र, इसके पिता का नाम चंद्र था। लेकिन चाँच के मरने के बाद मगध पर सिंध पर चंद्र नामक शासक का थोड़े कुछ समय के लिए शासनकाल होता है, लेकिन जब उसकी मृत्यु हो जाती तो उसका योग्य बेटा दाहिर शासक बनता है। ठीक है, योग्य था या नहीं था इसके बारे में इतिहासकारों ने ज़्यादा कुछ बारे में बात नहीं की है, लेकिन इतना बताया है कि ये परिस्थितियों को देख करके भाग गया था उस समय। जब इसने देखा कि मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करने के लिए आया है तो ये वहाँ से भाग गया था। लेकिन भागने के बाद क्या थी कि भागने का कारण ये था क्योंकि इसकी पत्नी और इसका एक पुत्र जाकर के मिल चुके थे, किससे? मोहम्मद बिन कासिम से मिल चुके थे। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं कि बहुत ज़्यादा सुंदर था। ठीक है, चंचल प्रवृत्ति का था, यानी किसी को भी मोहित करने वाला था। तो इसकी पत्नी ने जब इसको देखा, तो पत्नी ने जब इसको देखा मोहम्मद बिन कासिम को, तो मोहम्मद बिन कासिम के कहते हैं कि उसको वो देख करके मोहित हो गई और सारे के सारे राज खोल दिए थे मोहम्मद बिन कासिम के सामने दाहिर के। ठीक है, चलिए यह बात करेंगे आगे। चलिए, जिस समय मोहम्मद बिन कासिम भारत आया, ठीक है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसने कहाँ कहाँ आक्रमण किए थे। तो जिस समय मोहम्मद बिन कासिम भारत आया था तो इसके साथ में एक सेना भेजी गई थी। तो मोहम्मद बिन कासिम के साथ मोहम्मद बिन कासिम के साथ सीरिया व इराक, सीरिया व इराक की सेना भेजी गई। इराक की सेना भेजी गई। ये सेना आई लड़ने के लिए इसके साथ में, क्योंकि कुशल सैनिक भेजे गए थे। अब इराक में इसके साथ में सेना का इसकी भेजी गई थी। देखिए, इराक के जो गवर्नर था हज्जाज, इराक के गवर्नर ने इसके साथ 2500 सैनिक भेजे। कितने सैनिक भेजे? 2500, यानी 2500 सैनिक भेजे जो लड़ने में पूरी तरीके से माहिर थे। तो इतने सैनिक भेजे। लेकिन सीरिया के शासक और इन्होंने क्या क्या भेजा था, देखिए इसमें बात करें तो देखिए इन्होंने 6000, ठीक है, 6000 इन्होंने घुड़सवार भेजे। क्या भेजे? घुड़सवार। 6000 घुड़सवार भेजे। ठीक है, 6000 इन्होंने ऊँट भेजे थे। क्या भेजे थे? ऊँट सवार, क्योंकि अरब के रेगिस्तान में ऊँट ही ज़्यादा होते हैं। ऊँट सवार, और ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। ऊँट सवार सेना भेजी और 3000 ऊँट इस प्रकार के भेजे। 3000 ऊँट वो भेजे जो भारवाही थे। भारवाही मतलब जिन पे सामान लदा हुआ था, जो हथियार थे, जिन पे खाने पीने की सामग्री थी, इस प्रकार के ऊँट भेजे। ठीक है, इसी के साथ साथ मकरान का जो शासक था उस समय, मकरान तट का, जो आज वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, भी दिखाऊंगा मकरान तट कहाँ है। तो मकरान का गवर्नर हारून ने भी इसका साथ दिया। तो मकरान के गवर्नर हारून ने भी इसका साथ दिया। ठीक है, हारून ने क्यों इसका साथ दिया था? क्योंकि इसको पता था कि अगर मीर कासिम दाहिर को पराजित नहीं करता है, तो इसको ये मालूम था कि सिंध के शासक दाहिर की और मेरे राज्य की सीमाएं आपस में लग रही हैं, और हो सकता है कि आने वाले समय में दाहिर मेरे राज्य को भी कब्जा ले। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे राज्य को कब्जा ले और मुझ पर अधिकार करने लगे। इसलिए इसका साथ देना ज़रूरी था। साथ दिया इसने ही नहीं, बल्कि वहाँ पर रहने वाले जो और भी छोटे मोटे और भी बहुत ही जातियाँ थी, जनजातियाँ थीं, इन सभी जनजातियों ने दाहिर का साथ ना दे करके, जो भारत के ही थे उस समय, भारत वाले क्षेत्र में ही रह रहे थे,
इन्होंने दाहिर का साथ ना दे करके उस समय मीर कासिम का साथ दिया। साथ देने का रीज़न ये था क्योंकि मीर कासिम जब आया तो मीर कासिम की बात अलग थी, लेकिन दाहिर ये था कि दाहिर ने इतना परेशान कर दिया था अपने राज्य की जनता को कि हर किसी को परेशान कर रख दिया था उसने। जनता इससे परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो इसीलिए जब जनता इससे परेशान थी तो वो चाह रहे थे कि कोई यहाँ आए, आक्रमण करे और हमें यहाँ से मुक्त करे, तो इसलिए इनका साथ दिया था। अब जब देखिए, जब ये मार्ग में जा रहा था तो जाटों ने और मेड़ों ने, जाट कौन से थे, जाट और मेड़ों ने, ठीक है। तो मार्ग में जब आगे बढ़ा तो मार्ग में सिंध के जाट और मेड़ों ने भी इसका साथ दिया। तो मार्ग में जाट एवं मेड़ों ने भी साथ दिया। किसका? मोहम्मद बिन कासिम का। अब देखिए, जो मेड़ जो थे, मेड़ कौन थे? मेड़ भाई ये वही थे जिनकी वजह से तो लड़ाई हुई थी। ये मेड़ थे, तनकार थे, कुर्क थे, संगार थे, यही तो लुटेरी जातियां थीं जिन्होंने जहाज़ को लूटा था। अब इन्होंने क्या काम किया, इनको पता था कि भाई अगर हम पकड़े गए तो मारे जाएंगे, इसलिए बेहतर यही है कि जो लड़ने के लिए आया है, ठीक है, लड़ने का कारण क्या था, युद्ध का कारण ये था कि भाई जहाज़ को लूटना, और जहाज़ लूटने वाली जनजाति यही थी। तो इन्होंने क्या सोचा कि भाई ऐसा ना हो कि अगर पता चला कि जहाज़ किसने लूटा है तो ये समूल वंश को विनाश कर देंगे, नष्ट कर देंगे। इससे बेहतर यही है कि हम दाहिर का साथ ना दे करके हम मीर कासिम का साथ देते। तो इन्होंने ही मीर कासिम का साथ दिया था उस समय, मीर कासिम अकेला पड़ गया था। ठीक है, चलिए आगे बात करें। देखिए, ये था क्षेत्र, ये अपनी सेना लेकर के मीर कासिम यहाँ आया था। ये देखिए, ये सिंध वाले क्षेत्र में इसकी सेना थी। यहाँ से आप देख सकते हैं। तो देखिए, ये रहा, ये पूरा क्षेत्र है, कैसे कैसे गया था, इसका पूरा आक्रमण का क्षेत्र है, कैसे कैसे गया था। तो आप देख सकते हैं, देखिए ये रहा यहाँ पर, ठीक है, देवल, ये देवल है, ये देवल बंदरगाह है, ये रहा देखो देवल। और देखिए ये जो है यहाँ पर, ठीक है, ये ब्राह्मणबाद है। ब्राह्मणबाद मतलब वही जहाँ पर सिंध का शासक था, ठीक है। और ये देखिए रावर है, और ये देखिए ये मुल्तान है, ठीक है, मुल्तान। और ये जो पूरा आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, यही क्षेत्र है आपके सिंध का। अब इसी में हम देखेंगे कि मीर कासिम ने जब दाहिर पर आक्रमण किया था तो उस समय दाहिर किस किस क्षेत्र तक गया था। तो देखिए, अधिकार क्षेत्र, दाहिर का अधिकार क्षेत्र, ठीक है, सॉरी, मीर कासिम का अधिकार क्षेत्र। तो अधिकार क्षेत्र देखते हैं, कासिम का अधिकार क्षेत्र, ठीक है, इसको देखेंगे अभी। इसलिए मैंने मैप लगाया यहाँ पे, जिससे कि आपको आसान हो जाए, देखिए, समझने के लिए। तो कासिम का अधिकार क्षेत्र, देखिए हम पढ़ाने के लिए कोई कमी नहीं कर रहे हैं, बस ये है कि आप लोग हमारी क्लास नहीं देख रहे हैं पूरी तरीके से। आप लोग अभी आपको बड़े बड़े चैनलों की ही क्लास ज़्यादा पसंद है, क्योंकि हमारी क्लासेस आपको पसंद नहीं आती हैं ज़्यादातर, ठीक है, याद रखना। एक दिन याद रखोगे आपकी कि ये क्लासेस में आप देख लेना, इस बार अगर पेपर दे करके आओ किसी भी चीज़ का, किसी भी एग्ज़ाम का, तो हमारे इस क्लासों से मैच करना उस पेपर को ला करके। आपको हर एक टॉपिक का वहाँ पे नाम दिया हुआ है कि ये टॉपिक है, तो आपको अगर टॉपिक में से क्वेश्चन मिले, दिल्ली सल्तनत से मिले या किसी से मिले, तो आप हमारे यहाँ से मैच करना एक बार आकर के, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके की पढ़ाई यहाँ पे कराई जा रही है। चलिए, ठीक है, तो कैसे कैसे इसने अधिकार किया, कहाँ कहाँ गया, कौन से क्षेत्र पर अधिकार किया, चलिए। देखिए, सबसे पहले ये गया था देवल, मैंने बताया था ये रहा देवल। सबसे पहले मीर कासिम देवल गया, तो सबसे पहले इसने अधिकार किया देवल पर, ठीक है, देवल पर अधिकार किया, ठीक है। और यहाँ का शासक देवल, ये जो पूरा है मकरान तट है ये पूरा, और यहाँ का शासक जो था वो हारून था। देवल से निकलता हुआ यहाँ से फिर ये नीरून गया। कहाँ गया? ये नीरून, ठीक है, देवल से निकलता हुआ नीरून गया। और नीरून में यहाँ पर कुछ लोग थे जिनमें से ब्राह्मण और बौद्ध थे। तो ब्राह्मणों एवं यहीं पर ही ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं ने कासिम का साथ दिया, कासिम का साथ दिया।
ठीक है। ब्राह्मणों में बौद्धों ने कासिम का साथ दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अधिकार उन्हीं का था, तो इन्होंने भी साथ दिया था किसका, कासिम का। यहाँ से फिर निकलता हुआ ये सहबान पहुँचा, कहाँ पहुँचा, ये सहबान पहुँचा। यहाँ से निकलता हुआ नीरून से फिर कहाँ गया, सहबान, सहबान पहुँचा। यहाँ पर दाहिर का चचेरा भाई बजहरा इसका नाम था, तो दाहिर का चचेरा भाई, दाहिर का चचेरा भाई, चचेरा भाई इसका नाम था बजहरा। बजहरा शासन कर रहा था। तो ठीक है, कुछ समय के लिए जब इसने सिंध पर आक्रमण किया तो यहाँ से भाग गया था दाहिर, और दाहिर जाकर के अपने भाई सहबान में रुका जाकर के बजहरा के पास। बजहरा ने कहा कौन है कासिम, हम देखेंगे कासिम कौन है। और जैसे ही कासिम इसके सामने आया तो बजहरा भी पराजित हुआ और मारा गया। तो यहाँ से निकल करके दाहिर भाग गया, और यहाँ से निकल करके वो कहाँ पहुँचा, रावर। कहाँ पहुँचा, रावर। तो रावर पहुँचा, रावर देखिए ये वाला ही रहा, ये रावर पहुँचा, यहाँ पर रावर पहुँचा, और रावर में ही मीर कासिम ने दाहिर को पराजित करके मार डाला। ठीक है, तो यहीं पर दाहिर की मृत्यु हुई, दाहिर की मृत्यु हुई। ठीक है, यहीं पर ही मोहम्मद बिन कासिम ने, मीर कासिम ने इसको पराजित किया और मार डाला, और यहीं पर ही, ठीक है, याद रखना इसको। ठीक है, चलिए हो गया, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है, चलें आगे। चलिए, तो ये अधिकार क्षेत्र था। दाहिर की मृत्यु के बाद, चलिए मैं औरली बता देता हूँ, हुआ क्या कि दाहिर की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी रानी बाई ने वीरतापूर्वक रावर के दुर्ग की रक्षा करी, लेकिन जब देखता है कि रावर के दुर्ग की वो रक्षा नहीं कर पाती है तो वो ठीक है, लड़ती हुई वीरतापूर्वक मारी जाती हैं। रावर से मीर कासिम ब्राह्मणवाद गया, ब्राह्मणवाद देखो ये रहा, रावर से मीर कासिम ब्राह्मणवाद गया था, देखो ये रहा ब्राह्मणवाद, यहाँ गया। ठीक है, यहाँ गया, ब्राह्मणवाद गया। यहाँ का शासक दाहिर का बेटा जयसिंह था। कुछ समय के लिए इसने अपने राज्य की मतलब अपने राज्य की रक्षा करी, मोर्चाबंदी की। ठीक है, 6 महीने तक मोर्चाबंदी की, लेकिन जयसिंह ने इसके बाद 6 महीने तक जब मोर्चाबंदी लगी रही मीर कासिम की, तो जयसिंह ने 6 महीने के बाद आत्मसमर्पण कर दिया और मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो ये पहला ऐसा हिंदू था जिसने मुस्लिम धर्म स्वीकार किया था, दाहिर के बेटे जयसिंह ने। तो जयसिंह वो पहला शासक था जिसने मुस्लिम धर्म स्वीकार किया था मीर कासिम के शासनकाल में। ठीक है, चलिए, दाहिर ने अपनी पत्नी रानी लाड़ी बाई व सूर्य देवी और परमल देवी को बंदी बना लिया। ठीक है, सॉरी, दाहिर की पत्नी रानी बाई और उसकी 2 पुत्रियां थी, एक का नाम था सूर्यमल, एक का नाम था परमल देवी। इन दोनों को मीर कासिम बंदी बना लेता है और इनको कहाँ भिजवा देता है, बगदाद भिजवा देता है। ठीक है, ब्राह्मणवाद के बाद वह सिंध की राजधानी ठीक है, अरौर पर पहुंचा और यहाँ पर इसने अधिकार किया। इसके बाद संपूर्ण सिंध पर इसने अधिकार कर लिया, किसने, मीर कासिम ने। ठीक है, आइए जानते हैं मुल्तान के बारे में। मुल्तान को स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, मीर कासिम ने 713 AD में मुल्तान पर आक्रमण किया, इसे स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता था। मुल्तान के बाद अबू हकीम के नेतृत्व में विजय अभियान कन्नौज भेजा। ठीक है, और 10,000 सैनिकों के साथ ये कन्नौज पर अधिकार करने के लिए आए, लेकिन अधिकार नहीं कर पाते हैं, वापस चले जाते हैं। ठीक है, मीर कासिम की मृत्यु कैसी हुई, तो मीर कासिम की मृत्यु हुई थी सूर्यमल और परमल देवी के कारण। इसके कारण मृत्यु क्यों हुई, जब इनको उस समय खलीफा के हरम में भेजा गया, तो उस समय खलीफा बदल चुका था, खलीफा बन चुका था सुलेमान दाहिर से नफ़रत करता था, क्योंकि ये उस समय हज्जाज से नफ़रत करता था, तो हज्जाज का भतीजा था, और इस चीज़ का मौके का फ़ायदा उठाया था दाहिर की दोनों बेटियों ने, सूर्यमल और परमल देवी ने। जब वे वहाँ पर गई तो इन्होंने कहा कि अब खलीफा से कि देखिए हम आपके लायक नहीं हैं, हमारा सतीत्व पहले से ही नष्ट कर दिया है, किसने, हमारा सतीत्व नष्ट कर दिया है कासिम ने। ठीक है, सतीत्व मतलब हमें पहले ही छू लिया है, हमें टच कर लिया है। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने कहा। तो इस बात को सुनकर के सुलेमान आग बबूला हो गया, और सुलेमान ने आदेश दिया कि जहाँ भी मीर कासिम है, मीर कासिम को एक बक्से में बंद करके मेरे पास लाया जाए। ऐसा मानते हैं कि सिंध से उसको पकड़ करके, ठीक है, एक बक्से में लेकर के गए थे, और ऐसा मानते हैं कि जब उसको बक्से में लेकर गए तो वहाँ तक जाते समय, ठीक है, इराक तक जाते समय इसकी मृत्यु हो चुकी थी।
ठीक है। लेकिन जब बाद में पता चला कि इन्होंने झूठ बोला था दोनों पुत्रियों ने, इनकी ने, दाहिर की ने, तो उनको भी वही सज़ा दी गई थी जो मीर कासिम को दी गई थी। ठीक है, इस प्रकार से मीर कासिम की मृत्यु हुई थी। मीर कासिम भारत में जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक था। इसने भारत में जजिया कर लगाया। जजिया कर होता क्या है? यह गैर मुस्लिम कर होता है, यानी ऐसा क्षेत्र जहाँ पर मुस्लिम लोग रह रहे हों और उस क्षेत्र पर किसी मुस्लिम का अधिकार हो और उस क्षेत्र में कोई मुस्लिमों के अलावा कोई अन्य धर्म का लोग रहते हों तो उसे वहाँ रहने के लिए टैक्स देना होता था। इसी टैक्स को जजिया कर कहते थे। बट सामान्य भाषा में कहूँ, जैसे आज पाकिस्तान टोटल पाकिस्तान जो कंट्री है वो मुस्लिम कंट्री है। अगर यहाँ पर कोई हिंदू रह रहा है तो उसे वहाँ रहने के लिए टैक्स देना होगा, यही होता था जजिया कर। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे, फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, महमूद गजनवी के आक्रमणों को लेकर के। ठीक है, चलिए।